हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। प्रिया यादव, मुस्कान, फैजल, मिष्ठान, बहुत बढ़िया, रोहित पटेल, शिवराज, उर्मिला, मोहम्मद, साकिब, ब्रजेश, मोहित, रवि, विनोद, अक्षय, अंजलि, रुद्रेश, पंकज, आनंद, अखिलेश, अंजलि, बहुत शानदार, रवीश, संगीता, हिमांशु, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मेरे साथी पास फेल के बारे में। हम लोग देख रहे थे कि जहां भी क्वेश्चन में पास फेल का जिक्र किया होगा, सबसे पहले कल हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जाना। फिर उसके बाद जो है हम लोग पास फेल के क्वेश्चंस की तरफ आए। आज पास फेल के क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और मेरे दोस्त आज हम लोग जो है वो पॉपुलेशन के क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि कहां तक दोस्त हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो कहां तक मेरे साथी क्वेश्चन हो चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन कल लास्ट क्वेश्चन था, एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। कल मैंने जो है कहां तक क्वेश्चन करा दिए थे? कल हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, एक कक्षा में 72 तक क्वेश्चन कर लिए थे। वाह, शानदार, बहुत गजब, बहुत गजब। ठीक है भाई, ये 9 नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया होगा, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब 72 क्वेश्चन जो है वो चलना है मेरे साथी। आज इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। आराम से चीजों को समझेंगे, आराम से चीजों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, नाम लेने की अब गुंजाइश नहीं बची है मेरे दोस्त। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, आप ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, हर मोड़ पे सफलता आप लोगों को मिले अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो। किसी कक्षा में 60% छात्र जो हैं वो लड़कियां हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले लड़की और लड़कों के बारे में बात कर लेते हैं कि 60% अगर लड़कियां हैं तो 40% जो होंगे वो लड़के होंगे। आगे बढ़ते हैं। शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां जो हैं वो पास होती हैं, 45% पास हो रही हैं। तो जब आप इसका 45% एक और जीरो बढ़ा लो मेरे दोस्त, अच्छा लगेगा, डायरेक्टली निकल जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां पास वाले लोग लिख लेते हैं, यहां फेल वाले लोग लिख लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा है 45% लड़कियां पास होती हैं, तो जब आपने इसका 45% डायरेक्टली निकाला तो उसने कहा कि 2 जीरो से 2 जीरो, 6 पंजे 30 को जीरो हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएंगे। क्या 600 में से 270 लड़कियां जो हैं वो पास हो जाती होंगी? 45% लड़कियां पास हुई हैं। अगर 600 में से 270 पास हो जाती होंगी तो मेरे दोस्त क्या आप कह देंगे 330 जो है वो फेल हो जाती होंगी? बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है 40% लड़के फेल होते हैं। जब मैं इसका 40% निकालता हूं, जब मैं इसका 40% निकालता हूं तो आप कहेंगे 160 लड़के जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अगर 160 लड़के फेल हो जाते हैं तो क्या 240 लड़के जो हैं वो पास हो जाते होंगे? भाई टोटल 400 है, 400 में से 160 फेल हो गए तो 400 में से 160 गया तो 240 पास हो गए होंगे। उसने ये कहा है यदि फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, मेरे हिसाब से कितनी है? 330 है। उसने कितनी दी है? 66 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 बटे 330 आ जाएगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, यानी वो 240 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। भाई पास होने वाले लड़के कितने हैं? 240। क्या उसी की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है? तो यहां से आप लोग सॉल्व कर लो।
जीरो अगर नहीं भी बढ़ाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 66 पंजे कितने होते हैं? 330 होते हैं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 5 से काटोगे, 5 चौक 20 होंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे। तो 48%, 48 जो है वो लड़के पास हुए हैं। अगर वो टोटल की वैल्यू पूछ रहा होता तो आप एक की वैल्यू ये है तो 1000 की वैल्यू निकाल रहे होते। 600, 400, 1000 की वैल्यू दोस्त आप लोग निकाल रहे होते। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, कल मेरी क्लास नहीं होगी बृहस्पतिवार। कल के दिन जो है, हर 10वें दिन जो है मुझे हॉस्पिटल जाना होता है पिताजी को लेके, तो कल मेरी क्लास जो है वो नहीं होगी। तो कल आप लोग अपना रिवीजन करेंगे, परेशान नहीं होना है क्लास क्यों नहीं हुई है, रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कल से बताता आ रहा हूं दोस्त। कल मेरी क्लास नहीं होगी, ये क्लास जो है हम लोग परसों से कर रहे होंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कल मेरा जाना जरूरी है, हर 10वें दिन जाना होता है। अब नेक्स्ट डेट जो मिलेगी वो 24 को मिलेगी, और मेरे ख्याल से 24 का शायद संडे बता रहे हैं, है ना, मैंने अभी देखा नहीं है। 24 का मे बी संडे है, तो 24 की तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, सुन लो, फिर से सुन लो भाई। उसने कहा है एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। अगर 60% लड़कियां हैं तो ये बात समझ में आ गई 40% लड़के होंगे। एक और जीरो बढ़ा ली, यहां भी एक और जीरो बढ़ा ली, अब भी रेशो उतना ही है जितना पहले था। 45% लड़के पास होती हैं लड़कियां, तो इसका 45% निकाला तो वो 270 आया। 600 में से 270 गया तो 330 फेल हो गई होंगी। ठीक है, 400 में से 40% लड़के फेल हो जाते हैं, 40% निकाला तो 160 फेल हो गए, तो मेरे दोस्त 240 पास हो जाते होंगे। उसने कहा है फेल होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, मेरे हिसाब से 330 है, तो 330 की वैल्यू 66 है, तो एक की वैल्यू 66/330 होगी। तो उसने पूछा है कि पास होने वाले लड़के कितने हैं, यानी वो 240 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर एक बराबर इतना तो 240 बराबर कितना, सिलेक्शन लेके आओ, यही जैकेट ले जाना, है ना, आपके जैसी जैकेट चाहिए तो यही जैकेट ले जाना, सिलेक्शन लेके आ जाओ, है ना। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गई। भाई गीता ने कितने % अंक प्राप्त किए हैं, तो आपने कहा 30% अंक प्राप्त किए हैं, और वो फेल कितने अंकों से हो गई, तो आप कहेंगे वो 50 अंकों से फेल हो गई। अगर 50 अंकों से फेल हुई है तो मैंने इस चीज को माइनस में ले दिया। ठीक है भाई, उसने कहा है जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को कितने % अंक मिले, तो आपने कहा 45% अंक मिले। आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, यानी इसे ज्यादा मिले हैं तो ये हमने पॉजिटिव ले दिया। ठीक है भाई, 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले होंगे। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि विमल ने 64% अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने अंक आए होंगे, तो सबसे पहले मुझे टोटल अंक पता होने चाहिए कि टोटल अंक कितने थे। अच्छा एक बात मुझे बताइए भाई, जब ये विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब ये 45% अंक लाता है तो आवश्यक अंकों से 25 अंक ज्यादा लाता है। यहां से एक बात मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो 15% का डिफरेंस आता है। 45 में से 30 जाएगा, कितना आएगा, 15% का डिफरेंस आएगा। तो 15% का डिफरेंस यहां कितने के बराबर आएगा, यहां भी डिफरेंस ले दो। 25 और -50 में डिफरेंस कितने का होगा, भाई 25 ये हो गया, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या 15% की वैल्यू जो है वो 75 आई है, यानी अगर गैप जो है वो 15% का होता है तो 75 नंबर के बराबर आता है। इसका मतलब हम लोगों को पता चल चुका है कि 15% की वैल्यू 75 है। तो मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछना चाहता हूं, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी।
आएगी या नहीं? तो परीक्षा में पूर्णांक जो होता है वो पूरा 100% का होता है। परीक्षा में पूर्णांक जो होता है वो पूरा 100% का होता है। तो आप कहेंगे अगर आपसे पूर्णांक पूछा जाता है तो आप 500 बता देंगे। क्या बता देंगे? आपसे पूर्णांक पूछा जाता है तो आप 500 बता देंगे। लेकिन उसने कहा है भाई साहब पूर्णांक नहीं बताना है, विमल को 64% नंबर मिले हैं तो उसके मार्क्स कितने आए? तो बेटा टोटल के 64% नंबर विमल को मिले हैं, तो अगर पूर्णांक का 64% निकाल दूंगा तो क्या विमल को मिलने वाले नंबर मेरे सामने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे विमल को मिलने वाले नंबर जो होंगे वो 320 होंगे। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? विमल को मिलने वाले नंबर जो होंगे वो 320 हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, ये हमारा क्वेश्चन यहां खत्म हो चुका है। ये यहां क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, है ना? इससे अलग क्वेश्चन के पूछना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूर्णांक पूछता हूं तो पूर्णांक कितना होगा? बेटा 100% की वैल्यू ही पूर्णांक होती है, तो क्या पूर्णांक आप बता देंगे 500 होगा? होगा या नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्त पासिंग अंक कितने होंगे, यानी पासिंग मार्क्स कितने होंगे, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे? क्या कोई ऐसा क्लास में योद्धा है जो मुझे पासिंग मार्क्स के बारे में बता पाए? क्या कोई क्लास में ऐसा योद्धा है जो मुझे पासिंग प्रतिशत के बारे में बता पाए? यानी वो व्यक्ति कितने नंबर पे पास होगा, एक तो मुझे ये बता दो, एक मुझे ये बता दो, हाँ एक मुझे ये बता दो कि उस व्यक्ति के कितने % नंबर आने चाहिए। रटन विद्या अच्छी है तो रटन विद्या से किसी का भी कॉन्सेप्ट आप लगा लो, उसका डिफरेंस यहां जैसे ये दिख रहा है, दोनों को जोड़ दो, 50 और 25 75 हो गया, 75 को 15 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा, 500 आ गया, और 500 का 64% 320 आ जाएगा। 500 का 64% 320 आ जाएगा। किसी भी चीज का 64% निकालना है तो वो 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल दोस्त ये नहीं है, 8 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 का मल्टीपल तो ये होगा, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, तो 64 से कटने वाला आंसर होगा। 64 से ये भी कटता है, 64 से ये भी कटता है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त सबको साथ लेके चलना है, ऐसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है जो हर क्वेश्चन पे लग जाए। ऐसा ही थोड़ी है कोई उन्हीं कॉन्सेप्ट को उठा लाओ जिनमें 2-4 ट्रिक लग रही। समझ रहे हो बात को? चलिए, पासिंग मार्क्स कितने होंगे? तो आप कहोगे जी देखो सीधी सीधी सी बात समझो, 500 नंबर टोटल थे, 500 पूर्णांक था हमारा। इस वाले व्यक्ति से अगर मैं निकालूं तो इसको 30% नंबर मिले हैं। तो आपने कहा जी 30% नंबर मिले हैं, तो इसे 150 नंबर मिले हैं क्या? 150 नंबर लाने के बाद भी 50 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 50 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी ये कंफर्म हो चुका है कि 200 नंबर पे वो व्यक्ति पास होता होगा। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया पासिंग अंक कितने होंगे, यानी वो व्यक्ति कितने पे पास होता है, तो आप बताएंगे वो व्यक्ति जो है वो 200 नंबर पे पास होता है। ठीक है, अब पासिंग प्रतिशत कैसे निकालेंगे? भैया 200 नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है, कितने में से पास होता है? 500 में से 200 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। तो 100 में से कितना प्रतिशत बनाने के लिए 5 से काटेंगे 20 बार, क्या 40% पे पास होता है? यानी कि मेरे दोस्तों वो 40% पे पास होता होगा। तीनों में से कुछ भी चीजें वो आप लोगों से पूछ सकता है, या तो वो आपसे पूर्णांक पूछेगा, या वो आपसे पासिंग अंक पूछेगा, या वो आपसे पासिंग प्रतिशत आप लोगों से पूछ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आप ही कोई पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हो, पहले कम से कम 20,000 के करीब सिलेक्शन दिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहली बार जीडी का कोर्स लॉन्च करा है। और 20,000 सिलेक्शन देने वालों में
आप पूछ लेना 80% का जवाब क्या होगा मैथ को लेकर, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहां भी होंगे जो बहुत कम अंकों से फेल हुए होंगे, वो बता देंगे कि मैथ को लेकर क्या रहा है। एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी जो है वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक क्रम से 25% और 45% है। ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए ए सेक्शन के लिए 25% है और बी सेक्शन के लिए 45% जो है वो उनके पास होने वाले अंक हैं, ठीक है। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो कितने अंक लेके आया, तो आपने कहा 83 अंक लेके आया, और कितने अंकों से फेल हो गया, 25 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 25 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता, यानी कि ये जो दिए हुए हैं ये पास होने वाले अंक दिए हुए हैं। और बी क्या है, बी के पास होने वाले अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे बी के पास होने वाले अंक जो है वो 45% है, यानी 45% की वैल्यू जो है आपके सामने ये आ जाएगी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा 45% बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे जी 5 और 3 8, क्या 108 हो जाएगा, यानी कि 45% की वैल्यू 108 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी 108 बटे 45 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर यहां से 25% की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आप यहां से, उसने कहा है अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए, तो अगर 45% की 1% की वैल्यू ये है, तो ए में पास होने के लिए 25% अंक चाहिए, तो आप इसका 25% का भी डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 1% की वैल्यू ये, तो 25% की कितनी हो जाएगी, यहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। काटापीटी मचाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 5 पंजे 25, यानी कि भैया जी ए वाला जो वर्ग होगा, ए सेक्शन जो होगा, उसमें 60 नंबर पे व्यक्ति पास हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझिए। 2 सेक्शन है ए और बी, पहले सेक्शन में 25% पे पास हो जाते हैं, दूसरे सेक्शन में 45% पे पास होते हैं। दूसरे वाले सेक्शन में एक विद्यार्थी 83 अंक लेके आया और 25 अंकों से फेल हो गया। 83 अंक लेके आया है और 25 अंकों से फेल हो गया है, तो 83 अंक वो लेके आया है, 25 अंकों से फेल हो गया, अगर उसे 25 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी ये जो है ये पासिंग अंक है। 108 नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है, लेकिन बी में पास होने वाले प्रतिशत कितना दिया है, 45%, तो 45% की वैल्यू 108 है, तो 1% की वैल्यू 108 बटे 45 होगी। तो उसने पूछा ए में पास कितने पे होता है, यानी 25% की वो वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1% बराबर इतना, तो 25% बराबर कितना, वो आपसे ये बता, ठीक है भाई। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसमें ऑप्शन ही इतने दूर दूर दे दिए हैं कि आप डायरेक्टली आंसर टिक कर दोगे। चलिए प्रैक्टिस किया करिए दोस्त, अभी बन जाता है, बाद में नहीं बनता है, तो प्रैक्टिस किया करिए, है ना। जैसे मैंने आज पास फेल के क्वेश्चन कराए हैं, तो किसी भी किताब से 5 7 10 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। 14 तारीख से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, 4 बजे शाम को आप लोगों की मैथ की क्लास है, आप वहां चीजें करना, बहुत शानदार मजा आपको आने वाला है ना। बुक सॉल्यूशन के लिए टाइम जैसे ही मिलेगा मैं बुक सॉल्यूशन आप लोगों का जरूर लेके आऊंगा मेरे दोस्त। अभी आप लोग भी जानते हैं कि आप लोगों का 13 घंटे का 14 घंटे का हेक्टिक शेड्यूल है, और 13-14 घंटे के बाद अगर मैं अपना बुक सॉल्यूशन लगाऊं तो आप पढ़ोगे कब, मुझे ये बड़ा वो है। तो एक सब्जेक्ट को खत्म हो जाने देते हैं, कोई सा भी एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग बुक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। करा दूंगा, ये वादा जरूर है आप लोगों से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है, देखो एक कह रहा है जी एक वेट ज्यादा है मेरा, तो मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो रहा है। बेटा सबसे पहले चीजें उस पर गाइड करो जो खुद कर सको। अगर मैं अपना वेट कम नहीं कर सकता तो तुम्हारे वेट के लिए गाइड क्या करूंगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि आप उस फेज में हैं जहां ये वेट जो है आपको बाहर का रास्ता भी दिखा देता है। मेरे साथ वो कंडीशन नहीं है,
इसलिए आपके लिए मैंडेटरी है उस वेट को कम करना। तो वेट को हर हाल में कम करना होगा। एक तो शाम का बिल्कुल खाना छोड़ दो, सब्जी वगैरह खा लो, सब्जी में भी दाल का जो है वो सेवन ज्यादा करो, और बीच में भी बच्चे मतलब ये मान लो कि अनाज पे तो बहुत कम ही ध्यान देना है, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है और दबा के, ठीक है। किसी फिटनेस वाले से मिलो अच्छे से और वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। बताइए, क्वेश्चन ने ये कहा है एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले। 31% अंक लेके आई है अनीता, और कितने नंबर से लुढ़क गई है? तो 16 अंकों से वो फेल हो गई है। ये माइनस का 16 हो जाएगा। हो गया। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और क्या किया? उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। प्लस में जाएगा क्योंकि ज्यादा मिले हैं। बेसिक से क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर मैं दोनों का डिफरेंस आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 9% का डिफरेंस है, लेकिन यहां पहले से ही डिफरेंस है, दोनों जुड़ जाएंगे। 56 और 16 72 हो जाएगा। क्या 9% की वैल्यू 72 है? तो 1% की वैल्यू आप लोग बता देंगे, 72/9 हो जाएगी। होगी या नहीं? तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी अगर कोई आपसे पूर्णांक पूछता है कि भैया मार्क्स कितने में से मिले थे, तो आप कह देना 800 में से मिले थे। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने होने चाहिए? तो भैया 800 नंबर टोटल मार्क्स थे जिसमें से नंबर मिलने हैं। इस वाले विद्यार्थी को 31% अंक मिले हैं। 31% अंक मिलने का मतलब है इसे जो अंक मिले होंगे वो 248 नंबर मिले होंगे, और भाई साहब अगर 16 नंबर और इसे मिल जाते तो ये व्यक्ति पास हो जाता। यानी पास होने वाले अंक जो हैं वो 264 है। पास होने वाले जो अंक हैं वो 264 है। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। गणित अपने आप मजबूत हो जाएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूं, शाम को आप लोगों का नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूं बस वैसे वैसे पढ़ते चलो। उन क्वेश्चंस को घोट के पी जाओ जो मैं आपको करा रहा हूं, है ना। वादा करता हूं आप लोगों का मैथ हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, है ना। बस इतना ही मैं आप लोगों से कह सकता हूं। अब मेरे दोस्त, अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। ये अभी हमने पास फेल के क्वेश्चन देखे। अब हम उस क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं जहां अंश में इतने % की वृद्धि हो जाती है और हर में इतने % की वृद्धि हो जाती है, तो नई भिन्न ये बन जाती है। तो उस क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं? जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने देखूं कि यदि हम अंश में 20% की वृद्धि करते हैं, अगर मैं आपके सामने ये कोई एक भिन्न लिखता हूं, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे अंश कहा जाता है, यानी न्यूमरेटर कहा जाता है। इसको हर कहा जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये न्यूमरेटर होता है दोस्त, और ये क्या होता है? ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। उसने कहा है अंश में 20% की वृद्धि होती है, यानी इसमें 20% की वृद्धि होती है, और हर में 20% की कमी करते हैं, तो हर में 20% की कमी करते हैं, तो यह 6/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6/5 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है? वो शुरुआती भिन्न आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ठीक है। बच्चे बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चंस को करना, बहुत आसान होता है। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओ कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 20% कोई चीज बढ़ गई, 20% कोई चीज बढ़ गई, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/5 होती है। यानी अगर पुरानी भिन्न a है तो वो 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई होगी? वो 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई होगी। क्या यही मतलब है इसका? बहुत शानदार। अगर मैं कहूं कि नीचे का हर जो है वो b है, वो क्या है? 20% की कमी, यानी 5 से 1 घट के कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। तो मेरे दोस्त उसने कहा क्या है कि नई भिन्न जो है वो 6/5 हो जाती है। आप ऐसे भी नहीं लिखना चाहते हैं, अगर फ्रैक्शन में भी नहीं लिखना चाहते हैं, डर रहे हैं इस वाली प्रतिशत से, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए। अगर उसके अंश में 20% की वृद्धि हुई है तो उसका अंश जो है वो 120% हो चुका है। 20% की वृद्धि का मतलब है 120% अंश का हो जाना।
हर में 20% की कमी हुई है तो 100 में से 20 गया है तो हर कितना हो जाएगा, हर जो हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। अगर पहली भिन्न हमारी a बटे b थी, अगर पहली भिन्न हमारी 100 a और 100 b थी, तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंश में 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि का मतलब है यहां 120% हो गई होगी, और अगर इसमें 20% की कमी हुई है तो यहां केवल 80% रह गई होगी। तो नई भिन्न जो है वो ये बन जाती है, उसने कहा है 6/5 बन जाती है। क्या बन जाती है? उसने कहा है 6/5 बन जाती है। ये 80 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में भेज दो, और ये 120 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में भेज दो। अब दोस्त इसे सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12 होगा, 2 चौक 8 होगा, तो पुरानी भिन्न कितनी आ जाएगी? पुरानी भिन्न जो है वो 4/5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20% बढ़ने का मतलब है दोस्त 120% होना, 20% घटने का मतलब है दोस्त 80% चीजों का हो जाना। अगर आप कुछ परसेंट बढ़ा रहे हैं तो 100 में उतना ही परसेंट जोड़ दीजिए, वो वस्तु उतनी हो गई होगी। अगर आप कुछ परसेंट घटा रहे हैं तो 100 में से उस परसेंट को घटा दीजिए, वो जस्ट उतनी हो गई होगी। अगर मैंने कहा कोई वस्तु 30% बढ़ जाती है तो आप कहना वो 130% हो गई होगी। मैंने कहा कोई वस्तु 40% कम हो जाती है तो आप कहना वो वस्तु 60% रह गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी से फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ाया जाता है, 25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि भिन्न जो है, अंश जो है वो 125% कर दिया गया होगा। हर को 20% घटाया जाता है, हर को 20% घटाया जाता है तो हर कितना कर दिया होगा? 100 में से 20 गया तो 80% कर दिया गया होगा। ठीक है, अब नया जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है? नया फ्रैक्शन उसने 5/4 दिया है आप लोगों को। तो मेरे दोस्त भिन्न का वास्तविक मान क्या है, यानी वो शुरुआती भिन्न पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर ये 80 इधर भाग में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। अगर ये 125 इधर गुणा में है तो इधर आके किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा। क्या कोई समस्या है आप लोगों को? बोलिए। अब यहां से क्वेश्चन को समझिए मेरे दोस्त। 5 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 से काटिए 5 बार कटेगा, 4 से काटिए 4 बार कटेगा। अगेन आंसर कितना आएगा? शुरुआती भिन्न जो रही होगी, शुरुआती भिन्न जो रही होगी वो 4/5 रही होगी। शुरुआती भिन्न जो रही होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 4/5 ही रही होगी। इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। मैं बस आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी वस्तु इतने परसेंट बढ़ती है तो 100 में उतने परसेंट जोड़ के लिख दो। अगर कोई भी वस्तु इतने परसेंट घटती है तो 100 में से उतना परसेंट घटा के आप लोग लिख देंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट ये सीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो एक जैसे क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को छुटवा के चलूंगा मेरे दोस्त। हाँ, अब हम लोग जो बात करते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा अलग बात करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे साथी। हम बात करते हैं एक तो इनकम पे। हमने जो पैसा कमाया है, यानी मेरी जो आय है, कुल आय जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, मेरी जो आय है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो मैं उसमें से टैक्स दे दूंगा और एक मेरे पास टैक्स देने के बाद जो बचेगी वो मेरी शुद्ध आय कहलाएगी। यानी कि मेरे दोस्त मेरी आय जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। सबसे पहले तो टैक्स और दूसरी जो है वो शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम। अगर मैं आपसे पूछता हूं कर, और ये कहलाती है शुद्ध आय। ध्यान से सुनना बेटा, आय और शुद्ध आय में डिफरेंस क्या है।
आय और शुद्ध आय में डिफरेंस क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझना। एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि मेरी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए पर मंथ है। मैंने क्या कहा, मेरी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए में से मैंने जो है वो 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया है। 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए जो है वो टैक्स के दे दिए हैं। तो मेरे पास कितने बचेंगे टैक्स देने के बाद, तो आप कहेंगे 10 में से 2 गया, तो आपके पास जो बचने वाली राशि होगी वो 8 लाख होगी। यानी कि टोटल इनकम में से मेरे दोस्त अगर हम टैक्स को घटा देंगे, टोटल इनकम में से टैक्स को घटा देंगे, तो जो इनकम हम लोगों के पास बचेगी वो नेट इनकम कहलाएगी। मान लो मैंने टैक्स का क्या किया, मैंने टैक्स 3 लाख दे दिया, तो अब मेरी नेट इनकम 7 लाख हो जाएगी। मान लो मैंने टैक्स जो है वो 1 लाख ही दिया, तो मेरी नेट इनकम जो है वो 9 लाख हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये मतलब है कि जितना पैसा मैं कमाऊंगा मेरे दोस्त, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जितना टैक्स जाएगा, टैक्स जाने के बाद जो आय बचेगी वही मेरी शुद्ध आय कहलाएगी, वही मेरी नेट इनकम कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ देखिए, चलिए अब ध्यान से समझना। अच्छा एक बात मुझे छोटी सी बताओगे क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मेरी इनकम फिक्स है, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इस टैक्स को घटा के 1 लाख कर दिया, यानी टैक्स जो दे रहा हूं वो 1 लाख दे रहा हूं। तो मेरे दोस्त क्या मेरी नेट इनकम जो है वो 9 लाख हो जाएगी? तभी तो दोनों मिलके मेरे दोस्त कितना होगा, तभी तो 10 लाख बैठेगा। यानी कि अगर टैक्स में कम करता हूं तो मेरी नेट इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर मैं टैक्स बढ़ाता हूं, मान लो मैंने 2 लाख की जगह 3 लाख टैक्स दिया, तो मेरे दोस्त मेरी नेट इनकम जो है वो घट जाएगी, 7 लाख हो जाएगी। क्योंकि इनकम फिक्स है, और जब इनकम फिक्स होती है तो टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगी, और टैक्स अगर बढ़ेगा तो नेट इनकम जो है वो घटेगी। यानी कि टैक्स और नेट इनकम में रिलेशन कैसा होता है? टैक्स और नेट इनकम में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, यानी कि प्रतिलोम का रिलेशन होता है। अगर टैक्स मेरा बढ़ा तो नेट इनकम मेरी घटेगी, और टैक्स मेरा घटा तो नेट इनकम मेरी बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई? मेरे दोस्त? तो टैक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। अब मैं मेरे साथी जो है वो क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है आयकर की दर 16% से घटकर 12.5% हो गई। यानी टैक्स रेट जो था, पहले मैं अपनी इनकम पे 16% का टैक्स देता था, अब जो है वो मैं अपनी इनकम पे 12.5% का टैक्स देता हूं। तो क्या टैक्स कम दे रहा हूं? अगर टैक्स कम दे रहा हूं तो भैया मेरी तो बचत बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय, यानी जिस पर टैक्स दिया जाता है, वो आय 2,40,000 है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा? आप एक बात मुझे ये बताइए कि अगर मुझे 2,40,000 पे टैक्स देना है, कर योग्य इनकम कितनी है? 2,40,000 रुपए है। पहले मैं 16% का टैक्स देता था, अब मैं 12.5% का टैक्स देता हूं। तो क्या मैं अब 3.5% जो है वो बचा पा रहा हूं? पहले मैं 16% टैक्स देता था, अब मैं 12.5% टैक्स देता हूं, तो क्या मैं अब 3.5% जो है वो बचा पा रहा हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचा पा रहे हो। तो अगर टोटल इनकम का 3.5% निकाल दूंगा तो क्या ये मेरी बचत हो जाएगी? तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 3 0 से 3 0 उड़ा दीजिए। उड़ गए क्या? 24 पंजे 120 को 0 हासिल लगे 12, 24 तिया 72 और 12 84 हो जाएंगे, और 1 0 ये, क्या वो 8400 रुपए बचा लेगा? यानी अगर उसके टैक्स परसेंट में कमी आई है तो उसको लाभ कितना हो जाएगा? 8400 रुपए का लाभ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8400 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, 16% से 12.5% हो गया है, यानी कि टैक्स में कमी 3.5% की आई है। अब 3.5% कम टैक्स देना होगा और 3.5% जो है उसकी बचत हो जाएगी। अगर मैं टोटल इनकम का 3.5% निकाल देता हूं तो ये क्या है, ये इनकम हो जाएगी। सर आपकी इनकम 10 लाख है। बच्चा क्या बात करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, मेरी इनकम इतनी है जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त, एक बढ़िया इनकम जितनी होनी चाहिए उतनी मेरी इनकम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। ओहो, क्या कह के गए हैं एक योद्धा जी, क्या कह के गए हैं। हाँ, एक पढ़िए इस क्वेश्चन को इतने आप लोग। भाई क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई शुद्ध आय 6% कम हो जाती है जब आयकर की दर 19% बढ़ जाती है। मेरे दोस्त शुद्ध आय होती है नेट इनकम, ध्यान से सुनना, नेट इनकम जो है वो शुद्ध आय कहलाती है। आयकर की दर जो है ये टैक्स कहलाती है। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है ना, इस दिमाग को खाली मत छोड़ो, थोड़ा सा सुनना। शुद्ध आय 6% कम हो जाती है, यानी नेट इनकम जो है वो 6% कम हो जाती है। क्यों होती है 6% कम? क्योंकि टैक्स जो है वो बढ़ता होगा। नेट इनकम कम तब होगी जब टैक्स बढ़ेगा, और टैक्स अगर घटता है तो नेट इनकम जो है वो बढ़ेगी। दोनों में रिलेशन बता के आया हूं, इनवर्सली का होता है। तो उसने कहा है शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। अगर नेट इनकम में 6% की कमी हुई है तो वो केवल इसलिए कमी हुई होगी क्योंकि टैक्स जो है वो 19% बढ़ा है। यानी मैं ये कंफर्म हो चुका है कि नेट इनकम में 6% की कमी का कारण क्या है? टैक्स में 19% की वृद्धि। टैक्स में 19% की वृद्धि। अगर कोई आपसे पूछे भैया शुद्ध आय में 6% की कमी क्यों आई, 6% की कमी क्यों आई, तो आप कहेंगे टैक्स में 19% की वृद्धि हुई इसलिए कमी आई। ठीक है, नेट इनकम में 6% की कमी आने का कारण है, नेट इनकम में 6% की कमी आने का कारण है टैक्स में 19% की वृद्धि होना। बात समझ गए? अगर यहां से दोनों का रेशो निकालता हूं, नेट इनकम और टैक्स का रेशो निकालता हूं, तो आप कहेंगे 19/6 आ जाएगा। यानी 19 रुपए मेरे पास बचते हैं, नेट इनकम मतलब जो आपके पास बचते हैं। टैक्स कितना देने के बाद? 6 रुपए टैक्स देने के बाद। 19 रुपए मेरे पास बचते हैं 6 रुपए टैक्स देने के बाद। तो क्या आप मुझे टोटल इनकम बता पाओगे कि मेरी टोटल इनकम कितनी है? आप कहेंगे आपके पास 19 रुपए बचते हैं 6 रुपए टैक्स देने के बाद, तो इसका मतलब आप जो कमाते होंगे वो 25 रुपए कमाते होंगे। 1906 कितना हो जाएगा? 25 रुपए हो जाएगा। 25 रुपए में से 6 रुपए आपने टैक्स दे दिया तो 19 रुपए जो है वो आपके बचते होंगे। ये बात समझ में आ गई? यानी इनकम जो है वो मेरी 25 रुपए है, टैक्स जो है वो मेरा 6 रुपए है, नेट इनकम जो है वो मेरी 19 रुपए है। याद रखना, टैक्स जो लगता है हमेशा टोटल इनकम पे लगता है। क्वेश्चन ने कहा है आयकर की मूल दर क्या है, टैक्स रेट वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो कितना टैक्स लगा भाई साहब? 6 रुपए टैक्स लगा। किस पर लगा? तो आप कहेंगे 25 रुपए पर लगा, क्योंकि टोटल इनकम 25 रुपए है तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे टैक्स की जो दर हो जाएगी वो 24% हो जाएगी। टैक्स की जो दर है मेरे दोस्त वो कितनी हो जाएगी? तो टैक्स की दर जो है वो 24% हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बोलिए फटाफट, ये बात समझ में आ गई क्या? बच्चे मैं फिर से बता रहा हूं, शुरुआत में मैं समझा के आया हूं कि हमारी जो इनकम होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला तो उसमें से टैक्स जाएगा, टैक्स जाने के बाद जो बचेगी वो नेट इनकम कहलाएगी। अगर हम अपनी इनकम को फिक्स कर देते हैं
टैक्स ज्यादा देंगे तो हमें कम बचेगा, टैक्स कम देंगे तो हमें ज्यादा बचेगा। तो कोई पूछे टैक्स और शुद्ध आय में क्या रिलेशन है, तो आप कहना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, दोनों में प्रतिलोम का रिलेशन है। टैक्स बढ़ेगा तो बचेगा कम, यानी शुद्ध आय कम होगी, टैक्स घटेगा तो शुद्ध आय जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, उसने कहा है शुद्ध आय जो है वो 6% कम हो गई है। जैसे ही आपने ये देखा कि शुद्ध आय कम हो गई है, तो अपने दिमाग में एक चीज लाना कि टैक्स जो है वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तभी शुद्ध आय जो है वो कम होगी। तो उसने कहा है टैक्स की दर 19% बढ़ जाती है, यानी टैक्स की दर 19% बढ़ने के कारण ही हमारी नेट इनकम जो है वो 6% कम हुई होगी। यानी मेरी बात समझ में एक आ गई कि टैक्स का 19% जितना होता होगा, क्या नेट इनकम के 6% के बराबर होता होगा। यहां से आपने रेशो निकाला तो 19/6 आई। इसका मतलब है नेट इनकम मतलब शुद्ध आय आपकी 19 रुपए है और टैक्स जो है आपने 6 रुपए दिया है, यानी इसका मतलब आपने जो कमाया होगा वो 19 और 6 25 रुपए कमाया होगा। हमेशा टैक्स जो लगता है वो टोटल इनकम पे लगता है। टैक्स कितना लगा भाई साहब, 6 रुपए, टोटल इनकम क्या थी 25 रुपए, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो टैक्स की दर जो है वो 24% आ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लेके चलता हूं मेरे दोस्त। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है टैक्स में ही, एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ऐसा पूछ लिया जाता है टैक्स में ही। बताइए, एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, है ना, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना। क्लास में कमेंट करते रहो, क्लास में कमेंट करते रहो, फालतू के झंझट में उलझे रहो। आप ये सोच रहे हो कि कोई और टीचर आके कोई और करा देगा, तो कोई और टीचर आके बस इतना करा सकता है, इन क्वेश्चन को छुड़वा देगा और आपको आसान करा देगा। अगर वो कराने लगा है तो इतना कर देगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को कराएगा मेरे साथी तो इसी तरीके से कराएगा। ये केवल आप लोग अपना बचाव ढूंढते हो, केवल और केवल अपना बचाव ढूंढते हो जी। ये वो वैसे हो जाएगा, इसको ऐसे हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, करते रहिए भाई सब कमेंट। आप कितना टैक्स देते हैं, ये फालतू के सवाल करवा लो तुम लोगों से जितने भी है। 81 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है, यानी सालाना आय जो है वो 6 लाख रुपए बढ़ जाती है। यानी अगर पहले व्यक्ति ए रुपए कमाता था तो अब 6 लाख रुपए ज्यादा कमाता है, तो आप कह सकते हैं अब जो व्यक्ति कमाता होगा ए प्लस 6 लाख रुपए कमाता होगा। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, ये पहले वाली इनकम है दोस्त और ये अब वाली इनकम है। अब उसकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए बढ़ गई है, तो इसका मतलब है पहले वो ए रुपए कमाता था तो अब वो ए प्लस 6 लाख रुपए कमाता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आयकर जो है यानी टैक्स जो है 28% से 20% हो जाता है। यानी पहले वो यहां 28% टैक्स देता था, अब वो यहां 20% टैक्स देता है। तब भी 20% टैक्स देने के बाद तब भी उसको 24,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। यानी यहां जो है उसे 24,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। तो अगर इसके टैक्स में से इसका टैक्स घटा दूंगा तो क्या वो 24,000 का अंतर आएगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझो यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को तो थोड़ा सा समझ लो। मैंने ये कहा कि भाई पहले जो इनकम थी वो ए रुपए थी, उसकी इनकम 6 लाख रुपए बढ़ चुकी है, तो क्या उसकी इनकम ए प्लस 6 लाख रुपए हो चुकी है। बहुत बढ़िया। पहले जो टैक्स देता था, पहले जो टैक्स देता था वो 28% का टैक्स देता था, अब वो टैक्स जो है वो 20% का देता है, लेकिन अब भी पहले से 24,000 रुपए ज्यादा देता है। तो यहां 24,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके टैक्स में से इसका टैक्स घटा देंगे, अगर इसके टैक्स में से इसका टैक्स घटा देंगे तो मेरे दोस्त वो 24,000 आ जाएगा। बस यही करना है।
भाई इसका टैक्स कितना है, यहां इनकम थी A प्लस 6 लाख, यहां इनकम थी A प्लस 6 लाख, यहां टैक्स कितना जाता था, बढ़ा घटा हुआ टैक्स जो है यहां टैक्स 20% जाता था। अगर यहां वाले टैक्स में से इस वाले पर 28% टैक्स को घटा दोगे, इस पर 28% टैक्स जाता था, तो अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24,000 का आएगा। कितने का आएगा, 24,000 का आएगा। ठीक है भाई, मेरा मतलब यहां पर जो टैक्स लगता है वो 20% टैक्स लगता है, यहां पर जो टैक्स लगता था वो 28% टैक्स लगता था। अगर इस वाले टैक्स में से इस वाले टैक्स को घटा दोगे तो 24,000 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहां 24,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, बस हो गया क्वेश्चन दोस्त। अब इसके बाद तो केवल और केवल कैलकुलेशन बचती है। भाई मेरे सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करोगे, 20 की गुणा A में करिए, ये क्या हो जाएगा, 20A/100 हो जाएगा। बहुत शानदार। फिर 20 की गुणा इसमें करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा। 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगी। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए मेरे दोस्त, ये माइनस है मेरे साथी, ये 28A/100 हो जाएगा। तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या है, 24,000 है। आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। 100 यहां भी है, 100 यहां भी है। 20 में से 28 जाएगा तो -8 बचेगा। बटे में कितना है, 100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1,20,000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 24,000 पहले से उधर है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 1,20,000 में से 1,20,000 में से 24,000 जाएंगे तो आप लोग ये जानते हैं कि माइनस का 96,000 बच रहा होगा। बच जाएगा क्या, ठीक है। चलिए माइनस से माइनस काटिए, 8 से काटिए, 8 एकम 8, ये हो जाएगा मेरे दोस्त 12,000। 100 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो अगर शुरुआती वाली इनकम पूछी जाती है तो वो 12 लाख हो जाएगी। अगर शुरुआती वाली इनकम पूछी जाती है तो वो 12 लाख हो जाएगी। और अगर वर्तमान की पूछी जाती है तो 12 और 6 18 लाख हो जाएगी, है ना। डिसाइड आपको करना है मेरे दोस्त। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी क्या हम इसे छोड़ सकते हैं, छोड़ना आपको डिसाइड करना है। किस टीचर से पढ़ना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है। रिजल्ट आप लोगों को खुद डिसाइड करना है, ठीक है। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि भाई मुझसे ही पढ़ो, मैं कैसे कह दूं कि आप उनसे ही पढ़ो, मैं कैसे कह दूं कि आप परसेंटेज में ये छोड़ दो, है ना। तो जो चीज जरूरी होंगी वो मैं सारी चीज पढ़ाऊंगा। डिसाइड आपको करना है कि क्लास में आप लोगों को रुकना है या नहीं रुकना है। हल्की हल्की सी चीजें लेनी है, क्रीम क्रीम सी चीजें लेनी है, बहुत मामूली मामूली सी चीजें लेनी है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आप 15 नंबर के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन मेरा मेन टारगेट 20/20 का है, तो मेरे साथ चलना होगा। इस दिमाग को थोड़ा सा खोल के बैठना होगा। अगर दिमाग को खोल के बैठोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आप भी ये जानते हो अगर 2.5-3 लाख कोर्स चला गया है दोनों मिला के, तो मेरे साथी सबका रिजल्ट तो होना नहीं है, बहुत सारे लोगों को बाहर होना है। तो कंपटीशन तो यही इतना है। इस कंपटीशन से अगर निकलना चाहते हो तो संघर्ष करना होगा, दिन रात एक करने होंगे, अच्छे क्वेश्चंस पे पकड़ बनानी होगी। अच्छे क्वेश्चंस पे पकड़ बनाने का मतलब है अगर कोई पेचीदा क्वेश्चन भी आता है तो वो भी समझना होगा। उसका रिजल्ट ये नहीं होता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा या इस टीचर को छोड़ दूंगा, उसका रिजल्ट ये नहीं होता। अगर इन दोनों चीजों में से कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप एक ही टीचर को फॉलो करते रहिए। मैंने शुरुआत वाली क्लास में कहा था कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम लोग ये चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं दीपक सर से, तो आप लोगों को क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को दोबारा टाइम जो है वो वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को अगर लग रहा है कि हमें थोड़ी सी भी दिक्कत वहां आई है तो आप लोगों को यहां चीजें सीखनी होंगी। आपके एग्जाम के हिसाब से ही ये चीजें लेके आया हूं। ये लास्ट बार समझा रहा हूं, आज के बाद इतना मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब खुद आप लोगों को दोस्त डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जो है वो जाना चाहते हैं।
मैं दोबारा से समझा रहा हूं, हाँ मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे दोस्त, क्वेश्चन मात्र 40 सेकंड का है, 40 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन की 1 मिनट आपको मिलेगी। 20-25 मिनट आपको मैथ में दे रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं दे रहे हैं, 20-25 मिनट आपको देने ही होंगे, तभी जाके 20 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब आ जाइए यहां। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपए बढ़ जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले अगर वो ए रुपए कमाता था, पहले की इनकम तो मुझे नहीं पता है, तो 6 लाख रुपए अब ज्यादा कमाता है, यानी कि अब जो है इनकम ए प्लस 6 लाख होगी। उसने कहा है पहले 28% देता था आयकर, आयकर मतलब टैक्स, 28% से 20% हो जाता है, यानी पहले 28% देता था तो अब वो 20% टैक्स देता है। फिर उसने कहा है तब भी 20% मतलब टैक्स कम कर दिया, तब भी उसको 24,000 रुपए ज्यादा देने होते हैं, यानी यहां जो है वो 24,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो इसके वाले टैक्स में से इसके वाला टैक्स को घटा दूं तो क्या 24,000 आ जाएगा। बस वही मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर अब वाली इनकम पे 20% टैक्स लगता है, पहले वाली इनकम पे 28% टैक्स लगता है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 24,000 है। 20/100 की गुणा इसमें करी ये आ गया, 20/100 की गुणा इसमें करी तो ये आ गया, 28A/100 ऐसे ही लिख दिया, ये ऐसे ही लिख दिया। 20 में से 28 जाएगा, माइनस का 8/100 बचेगा, ये प्लस का 1,20,000 है, माइनस का हो जाएगा, 24,000 जाएंगे 1,20,000 में से, माइनस का 96,000 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक की वैल्यू 12 लाख आ जाएगी। अगर वो आपसे कहे कि पहली इनकम कितनी थी तो 12 लाख बता देना, अगर वो अब की इनकम पूछे तो 18 लाख बता देना। ठीक है, मर्जी आपकी, डिसाइड आपको करना है। अब आ जाइए ताजा फल और सूखे फल पे, ताजा फल और सूखे फल पे, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ऐसा थोड़ी है कि नेक्स्ट टाइम पहले पॉपुलेशन इलेक्शन ज्यादा पूछा था तो इस बार भी पॉपुलेशन इलेक्शन पूछेगा, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब दोस्त ध्यान से मेरी बात समझना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई फल की बात आप लोग करते हैं, कोई फल की बात आप लोग करते हैं मेरे साथी, तो उस फल की बात, उस फल में दो चीजें होती हैं, या तो उस फल में गूदा होगा या उस फल में पानी होगा। फल जो मिलके बना होता है वो गूदे और पानी से मिलके बना होता है। अब दो चीजें हैं, एक तो होता है सूखा फल, एक होता है ताजी फल। ठीक है, सूखे फल में जो होता है वो पानी की मात्रा कम होती है, ताजे फल में जो होती है वो पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो ताजा फल कहलाएगा, पानी की मात्रा कम है तो वो सूखा फल कहलाएगा। लेकिन गूदे की जो मात्रा होती है, पल्प जो होता है, वो बच्चे कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, अब आ जाइए बच्चे ध्यान से मेरी बात पे। क्वेश्चन ने कहा है एक ताजे फल में, जब भी ताजे फल और सूखे फल का क्वेश्चन आए तो आप लिखना भैया दो चीज होती है, चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, उसके अंदर एक तो गूदा होगा, एक पानी होगा। ये ताजे फल की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, और यहां मैं सूखे फल की बात कर रहा हूं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना। एक ताजे फल में 62% पानी है, ताजे फल में कितना है, 62% पानी है। टोटल 100% का फल होता है, अगर 62% पानी हो चुका है तो गूदा कितने परसेंट होगा, 38% होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां से रेशो निकाल लेता हूं, ये 19 होगा, ये 31 होगा। यानी कि अगर 31 यूनिट उसमें पानी है तो 19 यूनिट जो है उसमें गूदा है। ठीक है, गूदा मतलब ऊपर का जो होता है, पानी तो अंदर रस होता है, जो ऊपर का छिलका वगैरह होता है उसे गूदा कहते हैं। आगे कहता है एक सूखे फल में 24% पानी है, 24% पानी है, तो मेरे दोस्त आप लोग ये समझ गए होंगे कि 76% जो होगा वो गूदा होगा। 24% पानी है तो बचा कुचा गूदा होगा। अगर मैं यहां से रेशो निकालता हूं, 4 से काटूंगा 19 बार बचे कटेगा, 4 से काटूंगा 6 बार कटेगा। मैंने कहा हां
मैंने आपसे कहा कि गूदे की मात्रा कभी भी नहीं बदलती है, चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो। तो मेरे दोस्त, क्या मैं कह सकता हूं ताजे फल में जो है वो 19 गूदा है, सूखे फल में जो है वो 19 गूदा है? क्या गूदे की मात्रा बदली? तो आपने कहा बिल्कुल भी नहीं बदली। तो अब मुझे बदलने की, अगर बदली होती तो मुझे ये समान करनी होती, यहां तो बदली नहीं है। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही क्वेश्चन बन चुका है। उसने कहा है 100 किलोग्राम ताजे फल से, तो मेरे हिसाब से ताजा फल कितना बैठ रहा है? 19 और 31 50 बैठ रहा है। मेरे हिसाब से 50 यूनिट ताजा फल बैठ रहा है। उसने कहा है ताजा फल जो है वो 100 किलो है, ताजा फल जो है वो 100 किलो है। तो क्या एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 2 किलो आ जाएगी? क्या एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 2 किलो आ जाएगी? तो आपने कहा एक यूनिट की वैल्यू 2 किलो आ चुकी है। तो क्वेश्चन ने कहा है कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? सूखा फल जो है वो 25 है, सूखा फल जो है वो 25 है, 19 और 6 25 है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 किलो है तो 25 यूनिट, यानी सूखे फल की बात कर रहा है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप 2 की गुणा 25 में करेंगे तो मेरे दोस्त 50 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 100 किलो ताजा फल से, 100 किलो ताजा फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो आप कहेंगे 25 दूनी 50 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 100 किलोग्राम से 50 किलोग्राम सूखा फल जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, ये आपको समझ में आ गया बच्चे। अगर पल्प बराबर नहीं होता, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि अगर पल्प बराबर नहीं होता, अगर ये गूदा बराबर नहीं होता तो क्या करते? फिर हम गूदे को बराबर करते, जितने की गुणा इन दोनों को बराबर करने में लगाते उतने ही की गुणा इधर करते। उसके बाद क्वेश्चन करने का तरीका यही होता। क्या ऐसा क्वेश्चन एक कराऊं? तो ऐसा क्वेश्चन एक और समझ लीजिए। ये रहा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करा रहा हूं बस उनको सीख लो मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 25 यूनिट कहां से आया बेटा? यहां देखो, कोई फल है ताजा, उसमें गूदा कितना है? 19 यूनिट। पानी कितना है? 31 यूनिट। तो दोनों को मिला के फल कितने का है? 50 यूनिट ताजा फल है। उसने ताजा फल की मात्रा कितनी दी है? 100 किलो। तो 50 यूनिट की वैल्यू 100 किलो है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 किलो आ जाएगी। तो उसने सूखा फल की मात्रा पूछी है। सूखे फल में 19 था पल्प गूदा और 6 था पानी, यानी वो 25 की वैल्यू पूछ रहा है। 19 और 6 25 की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक की वैल्यू 2 आई है, तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? आराम से करना दोस्त। ताजे फल में, ताजा फल सूखा फल का क्वेश्चन आ गया, अपनी कॉपी में ताजा लिखो, यहां सूखा लिखो। बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत प्यार से आप लोगों को बता रहा हूं। फल कैसा भी हो, दो ही चीजें होंगी, एक तो गूदा होगा, एक पानी होगा। ये दो चीजें लिखो। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है, लिखा है ताजे फल में 68% पानी है, तो बचा कुचा गूदा होगा, तो 32% गूदा हो जाएगा। 4 से काटा 8 बार, 4 से काटा 17 बार, 8 और 17 आ चुका है। आगे बढ़िएगा। सूखे फल में 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, ये 20% है, तो 80% क्या हो जाएगा? पल्प हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने कहा है चाहे फल सूखा हो चाहे फल ताजा हो, उसमें गूदे की मात्रा समान होनी चाहिए। तो क्या यहां गूदे की मात्रा दोनों जगह समान है? तो आपने कहा जी समान तो नहीं है, तो समान कर दो।
बेटा 8 और 4 को समान करने के लिए आपके दिमाग में आएगा कि जी 2 की गुणा यहां कर दो, तो 2 की गुणा आपको यहां करनी पड़ेगी। यहां भी 8 गुदा था, यहां भी 8 गुदा हो चुका है, अब सब कुछ फिट हो चुका है। उसने कहा है ताजा फल जो है वो 100 किलोग्राम है। मेरे हिसाब से ताजा फल कितने हैं? 25 यूनिट है। भाई 8 पल्प है, 17 पानी है, 17 और 8 25 यूनिट है। उसने कहा है ना जी ना, 100 किलो ताजा फल है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 100 किलो दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 बटे 25 यानी 4 किलो हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। उसने कहा है कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो सूखे फल की मात्रा 8 और 2 10 है, यानी वो 10 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो है, तो 8 और 2 10 यूनिट की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। हमें कैसे पता पड़ी वो 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है? क्योंकि उसने सूखे फल की मात्रा पूछी है, और सूखा फल जो है वो 10 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आंसर जो है वो 40 किलो हो जाएगा। आंसर जो है वो 40 किलो हो जाएगा। ये बात आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब अभी आप लोग दोगे, अभी करना है मेरे साथी। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बताओ, इसमें मैं आपका वेट करूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने बहुत प्यार से आपको समझाए हैं, इसमें मैं आपका वेट करूंगा। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक ताजे फल में, बहुत तेजी से आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। देखिए, एक ताजे फल में 75% पानी है। ताजा फल लिख लिया, ये ताजा है, ये दूसरा सूखा होगा। जब ताजे के बारे में बोला है सूखा होगा। इन दोनों में क्या होता है? पल्प होता है और एक वाटर होता है, यानी कि गूदा होता है और पानी होता है। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे दोस्त, मेरे मुझसे तेज करना है, मुझसे तेज आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ताजे फल में 75% पानी है, ये ताजा फल है, इसमें 75% पानी है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि 25% गूदा होगा। यहां से मेरे दोस्त क्या करिए, रेशो बना लीजिए, 1:3 हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। इसे सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। भाई कोई सी भी रोशनी में सुखा लो, मुझे सूखे फल से मतलब है, कोई सी भी रोशनी में सुखा लो। अब सूखे फल में पानी का प्रतिशत 30% है। पानी कितना है? 30 हो जाता है, तो पल्प कितना होगा? 70 हो जाएगा। 0 से 0 कट गई। भाई चाहे फल ताजा हो चाहे फल सूखा हो, ये नहीं बदलना चाहिए। गूदा नहीं बदलेगा भाई साहब, पल्प नहीं बदलेगा। यहां तो बदल गया, तो पल्प को समान करो। पल्प समान कैसे होगा? भाई साहब 7 है तो इसमें 7 की गुणा कर दो। 7 यहां भी हो गया, 7 यहां भी हो गया, तो मेरे दोस्त 7 की गुणा इधर कर दो। कर दिया क्या? अब आगे उसने क्या कहा है? 210 किलो ताजा फल है। मेरे दोस्त मेरे हिसाब से ताजा फल कितना है? 7 यहां है, 21 यहां है, 21 और 7, क्या मेरे पास 28 यूनिट का ताजा फल है? क्या मेरे पास 28 यूनिट का ताजा फल है? उसने कहा है भाई साहब 210 किलो ताजा फल है, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 210 दी हुई है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं, 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछूं, तो आप क्या बताएंगे? 210 बटे 28 बता देंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है कितना सूखा फल बनेगा, तो वो आपसे 10 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई सूखा फल तो 10 यूनिट ही है, 7 और 3 10 यूनिट ही तो है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से काटिए 30 बार कटेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। 2 से काटिए 15 बार, 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 5 बार, 15 पंजे 75 किलो हो जाएगा। यानी 210 किलो ताजे फल से 75 किलो जो है वो सूखा फल आपको मिल जाएगा। क्या आप लोगों को अब भी दिक्कत है? क्या आप लोगों को अब भी दिक्कत है मेरे दोस्त? ताजे फल में सूखे फल में कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी अब क्या दिक्कत समस्या आएगी, अब तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके। भाई इससे ज्यादा नहीं समझा सकता था बेसिक में जाके। ठीक है भाई, चलिए अब जो है आप लोगों के, अब जो है वो आप लोगों के जनसंख्या वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85।
अब जो है 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, इसलिए 2 क्लास और होंगी। एक तो बचा है आप लोगों का जनसंख्या और एक बचा है आप लोगों का इलेक्शन। तो 7 क्लास आज हो जाएंगी, 2 क्लास और लूंगा, 9 क्लास हो जाएंगी, है ना। सिलेबस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उस पे हम ज्यादा टाइम लेंगे, जो आसान चैप्टर है जैसे सरलीकरण हो गया, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल हो गए, छोटे आसान चैप्टर है, इन्हें हम ऐसे ही निपटा देंगे। साधारण ब्याज हो गया, बहुत आसान सा चैप्टर है, ऐसे ही निपटा देंगे हम लोग। लेकिन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट तीनों अपने आप में बड़े चैप्टर होते हैं, वेटेज वाले चैप्टर होते हैं, तो इन तीनों में टाइम लगेगा, है ना। इनकी टेंशन मत लेना, संडे में भी क्लास लेने की जरूरत पड़ी तो संडे में भी क्लास लूंगा, ठीक है भाई। ये चीज आप लोगों के दिमाग में सेट बैठ जानी चाहिए, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। एक शहर में भालुओं की संख्या हर साल जो है वो 3% की दर से बढ़ रही है, यानी हर साल जो है वो 3% भालू बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, 3% बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक शहर में भालुओं की संख्या जो है वो 3% की दर से बढ़ रही है। कितने की दर से बढ़ रही है? 3% की दर से। तो अगर मैं 3% की आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो भाई साहब आप लोग क्या 3/100 बता दोगे? यानी कि शुरुआत में अगर 100 थी तो 3 बढ़ के 1 साल बाद जनसंख्या ये हो गई होगी। शुरुआत में अगर 100 थी तो 3 बढ़ के जनसंख्या ये हो गई होगी। यानी अगर 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई होगी मेरे दोस्त? 103 गुणा 103 हो गई होगी। क्या वर्तमान की जनसंख्या ये हो चुकी है? उसने कहा है वर्तमान की जनसंख्या 21,218 हो जाती है। तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू आप लोग निकाल दो, 21,218 बटे 103, ये भी गुणा में है, ये भी भाग में आ जाएगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? तो मेरे दोस्त वो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछना चाह रहा है, यानी वो 10,000 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जी इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे? एक बार आप करना, वरना परसों इसका निपटारा कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूंगा। कल मेरी क्लास दोस्त नहीं होगी, कारण है हॉस्पिटल जाना। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई, अगले साल भी 100 से 3 बढ़ के 103 हो गई, यानी 2 वर्ष पहले अगर 10,000 थी तो अब जनसंख्या इतनी हो गई होगी। उसने कहा है अब जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो एक पार्ट की वैल्यू दोस्त ये है, तो वो 10,000 पार्ट की यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछना चाह रहा है, तो 10,000 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैंने कहा था कि आज मैं लास्ट बार आप लोगों को समझा रहा हूं मेरे दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिए। केवल पढ़ना ही एकमात्र रास्ता है जॉब लेने का, एकमात्र रास्ता है। जिससे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए, चेंज मत करिए। अब मैं फिर से समझा रहा हूं, अब चेंज मत करना। अगर आपने दीपक भाटी सर से कोर्स कर लिया है तो दोस्त दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। चीजों में उलझ जाओगे, उनके कॉन्सेप्ट और मेरे कॉन्सेप्ट में उलझ जाओगे। अगर आपने पहले चीजें कर ली हैं और अगर आपने पहले चीजें की हैं और कुछ चीजों में डाउट रह गया है तो आप उस चैप्टर को यहां कर सकते हैं। पर यकीन मानिए कि अगर आप यहां पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आप ये कह दो कि लेवल उठा हुआ था, क्योंकि हमने शुरुआत जरूर 0 से की है। एक लेवल को हम लोग छू रहे हैं, अच्छे लेवल को हम लोग छू रहे हैं। बाकी ध्यान रखिए, अपना मन लगा के पढ़ाई करिए। 2-2.5 महीने का समय है, 2-2.5 महीने में बच्चा सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और इस हिसाब से सब कुछ बदलिए कि आप लोग अपने आगे के 55-60 साल
को सिक्योर कर सके। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने मैथ पहले पढ़ लिया है तो दोस्त जहां 1 घंटे की टाइम ड्यूरेशन होती है वहां स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, और स्पीड बढ़ाने का एकमात्र रास्ता होता है केवल और केवल मॉक देना। तो आप मैथ और रीजनिंग के मॉक लगाना तो स्टार्ट कर दीजिए अगर आप पहले सिलेबस को कर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मॉक बिल्कुल मत लगाइए, लेकिन अगर आप सिलेबस को कर चुके हैं तो मैथ और रीजनिंग के इंडिविजुअल मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं जब भी टाइम पीरियड कम होता है। मॉक से ही स्पीड मेंटेन होती है, मॉक से ही टाइम मैनेज होता है, तो मॉक मत छोड़ देना। संडे का मॉक पूरा कंप्लीट मॉक दो। वीक में जो ये बीच वाले मॉक होते हैं इन्हें दोस्त आप लोग जो है इंडिविजुअल मॉक जरूर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे परसों, कल नहीं, कल छुट्टी है मेरी छुट्टी है, मेरी क्लास की छुट्टी है, बाकी क्लास सारी होंगी। मिलेंगे परसों एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।